वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे और आपके चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, सोशोलॉजी यूनिट 6, ठीक है, विकास के सिद्धांत से है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। लोग जान रहे होंगे कई विश्वविद्यालयों का परीक्षा एग्ज़ाम चालू हो चुका है, चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कल जो था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीए का पेपर था, ठीक है, हिंदी का, ठीक है। तो चलिए वैसे हम लोग देखते हैं सोशोलॉजी का, ठीक है, आज और यूनिट 6 देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है? द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें लेंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रोस्टोव द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर सही नहीं है? देखते हैं क्या है। ए है पारंपरिक समाज का स्तर, बी है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर, सी आत्मपूर्ति का स्तर और डी उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर। तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, कहने का मतलब विकास के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए है स्मिलेंसर, बी है रोस्टोव, सी है लर्नर, डी है गिडेंस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी यानी लर्नर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। लर्नर द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किस साधन के द्वारा मध्य पूर्व के देशों में राजनैतिक एक आर्थिक बदलाव की बात कही गई है? ठीक है, ए क्या होगा? जनसंचार, बी होगा परंपरा का पालन, सी है समाजवाद और डी है आर्थिक क्रांति। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? ए यानी जनसंचार, ठीक है। पांचवा देखते हैं क्या है। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो क्या होगा? ए है डेविन मैकलीलैंड, बी है डेलियन लर्नर, सी है पार्सन्स और डी है एम.जे. लेविस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? बी यानी डेनियल लर्नर जो थे द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के क्या थे? लेखक थे, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। आर्थिक तथा सामाजिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करने के विकास को समझने का सुझाव किसके द्वारा किया है? ठीक है, यानी आर्थिक तथा सामाजिक चरों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं करने के विकास को समझने के लिए किसने कहा है? ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ठीक है, ए है रोस्टोव, बी है लर्नर, सी है ए.जी. फ्रैंक और डी है स्मिलेंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यानी स्मिलेंसर। सातवां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से रोस्टोव ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? ए है परंपरावादी समाज का स्तर, बी है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, सी है आत्मपूर्ति का स्तर और डी है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा
वो होगा डी, यानी परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? रोस्टोव, बी है लर्नर, सी है स्मिलेंसर और डी है समीर अमीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी, यानी स्मिलेंसर जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा 9वां। किसने विभिन्न देशों और उनके लोगों की 3 मुख्य श्रेणियों जैसे परंपरावादी समाज, संकरणकालीन समाज तथा आधुनिक समाज में विभाजित किया है? ए है स्पेंसर, बी है A.G. फ्रैंक, सी है योगेंद्र सिंह और डी है लर्नर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी लर्नर। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। स्पेंसर ने विकास की अवधारणा को किन 3 मुख्य चरणों से संबंधित किया है? ए है एकीकरण, दूसरा उसी में व्यवस्था प्रक्रिया और बी है प्रतिस्पर्धा, विभेदीकरण, बाधाएं, सी है विभेदीकरण, एकीकरण, सामाजिक दशाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? सी, यानी विभेदीकरण, एकीकरण, सामाजिक दशाएं। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? ए है गिडेंस, बी है डेनियल लर्नर, सी है बोटोमोर और डी है स्पेंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी, यानी डेनियल लर्नर जो थे वो इस पुस्तक के यह कथन उनका था। क्या कथन था? कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा था? डेनियल लर्नर ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना की है? ठीक है, क्या है? रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि से संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना की है? ए है रेखीय प्रारूप, बी है मौद्रिक प्रारूप, सी है प्रसारवादी प्रारूप और डी है यह सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी रेखीय प्रारूप। आगे देखते हैं क्या है। लर्नर ने विकास शब्द की जगह किस शब्द का अधिक प्रयोग किया है? कहने का मतलब लर्नर जो थे वो विकास शब्द के जगह किस शब्द का अधिक प्रयोग किया है? देखते हैं। ए क्या है? आधुनिक तथा आधुनिकता, बी है समृद्धि, सी है संक्रमण और डी है गतिशीलता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी आधुनिक तथा आधुनिकता। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां क्या है। लर्नर का शोध कार्य किन देशों के लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है? ठीक है, यानी लर्नर का जो शोध मतलब रिसर्च का जो काम है वो किन देशों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है? ए है एशिया के देश, बी है अफ्रीका के देश, सी है मध्य पूर्व के देश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मध्य पूर्व के देश। कहने का मतलब लर्नर का जो शोधकर्ता यानी रिसर्च है वो मध्य पूर्व के देशों पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां का है। स्टोव के सिद्धांत के अनुसार भारतीय समाज निम्नलिखित में से विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? यानी रोस्टोव के सिद्धांत के अनुसार भारतीय समाज में जो है निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? देखते हैं। ए है परंपरावादी स्तर, बी है
आत्मस्फूर्ति से पूर्व का स्तर, सी है आत्मस्फूर्ति का स्तर और डी है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी आत्मस्फूर्ति का स्तर। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। स्पिनसर ने अपने विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से विभेदीकरण के किस रूप का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, आगे हमें क्या बताना है, किसका उल्लेख नहीं किया है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है इसका आंसर देखते हैं। जनसंचार में विभेदीकरण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17वां देखते हैं क्या है। नगरीकरण में तीव्र वृद्धि रोस्टोव के अनुसार विकास के किस स्तर से संबंधित है। ए है परंपरावादी स्तर, बी है आत्मस्फूर्ति का स्तर, डी है आत्मपूर्ति से पूर्व का स्तर और डी है परिपक्वता के प्रेरणा का स्तर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंडीशंस ठीक है ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ए है कालिन क्लार्क, बी है लर्नर, सी है रोस्टोव और डी है रोजस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कालिन क्लार्क जो हैं कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जनसंचार के आधुनिक साधन लोगों में परंपरागत मूल्यों को छोड़कर आधुनिक बनने को प्रेरित रहते हैं। यह विश्लेषण किसने दिया है। ठीक है, ए है एडियल लर्नर, बी है रोजस, सी है डेविड मैक्सलीलैंड और डी है क्लार्क। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी एडियल लर्नर ने यह विश्लेषण दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आरामदायक और विलासितापूर्ण वस्तुओं के उपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति रोस्टोव के विचारों के अनुसार विकास के किस स्तर में पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं। ए क्या है अधिकाधिक उपभोग का स्तर, बी परंपरावादी स्तर, सी आत्मस्फूर्ति स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी अधिकाधिक प्रभोग का स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों को नरम राष्ट्र के नाम से किसने संबोधित किया। ठीक है, यानी जो राष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है उस राष्ट्र को, उन राष्ट्रों को किसने नरम राष्ट्र के नाम से संबोधित किया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मिडल ने जो है इस नाम से संबोधित किया। किस नाम से, नरम राष्ट्र के नाम से। आगे देखते हैं क्या है। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी जो राष्ट्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, अल्प विकसित हैं, उन राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। ए क्या है प्रौद्योगिक पिछड़ापन, बी है जनसंख्या की अधिकता, सी है निर्धनता और बेरोजगारी और डी है यह सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, 23वां देखते हैं क्या है। वह सिद्धांत जो विकसित देशों द्वारा योजनाबद्ध रूप से स्वयं के लाभ संबंधी प्रयत्नों को दर्शाता है उसे कहा जाता है। ए क्या होगा निर्भरता का सिद्धांत, बी है विकास का सिद्धांत,
सी है पूंजीवाद का सिद्धांत और डी है प्रसार का सिद्धांत। जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? निर्भरता का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन क्या है। विश्व बाजार व्यवस्था साम्राज्यवादी शोषण की वह व्यवस्था है जो अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को बढ़ाती है। ठीक है, यह विश्लेषण किसका है? कहने का मतलब क्या है, विश्व बाजार की जो व्यवस्था है साम्राज्यवादी शोषण की वह व्यवस्था है जो अल्प विकसित, जो बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं हैं, उनको क्या करता है? विकसित देशों पर निर्भरता को बढ़ाती है। यानी जो देश पहले से विकसित हैं उन पर निर्भर होने को मजबूर करती है। ठीक है, यह विश्लेषण किसका है? देखते हैं। ए क्या है? लेनिन, बी है मार्क्स, सी है लर्नर और डी है सोरोकिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेनिन का ये क्या है? विश्लेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, क्या है? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए क्या है? पाल बरा, बी है आंद्र गुड्डर फ्रैंक, सी है कार्ल मार्क्स और डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है। यह विचार किसका है? ए है एजी फ्रैंक, बी है हैगेन, सी है पार्सन्स और डी है स्मिथ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। ठीक है, 27वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या है? किसने दोहरी अर्थव्यवस्था को अल्प विकास का एक कारण माना है? ए है गुन्नार मिडल, बी है श्यामाचरण दुबे, सी है पीतरिम सोरोकिन और डी क्या है? एडमिन स्मिथ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? ए, यानी गुन्नार मिडल। ठीक है, 27 हो गया। 28वां देखते हैं क्या है हमारा। निर्धन राष्ट्रों का अल्प विकास निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? ठीक है, यानी निर्धन राष्ट्र क्या है? जो गरीब राष्ट्र हैं का अल्प विकास निम्नलिखित में से किस दशा का कारण है? यानी उनका जो विकास नहीं हो पा रहा है, अल्प विकास हो रहा है, उसका जो कारण है वो क्या है? ए क्या है? प्रतिस्पर्धा, बी है अतिरिक्त मूल्य, सी है पूंजीवादी व्यवस्था और डी है वर्ग संघर्ष। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो निर्धन राष्ट्र हैं वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। किस व्यवस्था के द्वारा नहीं हो पा रहा है? जो है पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अल्प विकास से संबंधित फ्रैंक के विचार किससे प्रभावित हैं? ठीक है, क्या है? ए क्या है? हिंग्स, बी है पीटर, सी है पाल बरा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये सी नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला सही है, बी मान लो। ठीक है, ठीक है, बी हमारा जो है वो सही है। आगे देखते हैं क्या है। गिंडेंस के अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के 4 आयामों में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, यानी हम ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सी एक प्रक्रिया जो है सही नहीं है। ठीक है, 4 प्रक्रियाओं में से कौन सी सही नहीं है? ए है विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है औद्योगिक विकास, सी है सांस्कृतिक आयाम और डी है राष्ट्र राज्य की व्यवस्था।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक आयाम। ठीक है, आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। किसने विकसित देशों को महानगर तथा अल्प विकसित देशों को उपनगर शब्द से संबोधित किया है? कहने का मतलब जो देश विकसित हैं उन्हें महानगर, और जो देश अभी विकसित हो रहे हैं या अल्प विकसित हैं उन्हें उपग्रह शब्द से संबोधित किसने किया है? ए है मार्शल, बी है स्मिथ, सी है एजी फ्रैंक और डी है कार्ल मार्क्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एजी फ्रैंक, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है? असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ठीक है, ए क्या है समीर अमीन ने, बी है मुन्ना मिडल ने, सी है एथोलिन गिडेंस ने और डी है मैक्स वेबर ने। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी समीर अमीन ने प्रस्तुत की है। ठीक है, आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है। निर्भरता की दशा को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित करके किसने स्पष्ट किया? ठीक है, यानी निर्भरता की दशा को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित करके किसने स्पष्ट किया? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यानी एथोलिन गिडेंस ने। ठीक है, आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम है? नकारात्मक मतलब नेगेटिव परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, कौन सा है देखते हैं। स्थानीय संस्कृतियों पर आघात, बी आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, सी क्या है विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों में निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के उपभोग का प्रोत्साहन, और डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं अमेरिका तक यूरोप के उपनिवेशवादी व्यापार की देन है, यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है? रोस्टोव, बी है फ्रैंक, सी है अमीन और डी है गाफमैन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रैंक। ठीक है, 36वां क्वेश्चन क्या है। किसने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण संस्कृति बहुलवाद को बढ़ाता है? देखते हैं क्या है। ए क्या है ए गिडेंस, बी है रिटर्जर, सी है योगेंद्र सिंह और डी है सोरोकिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन अपना। 1960 में मार्शल मैक्लूहन ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी वैश्विक गांव। ठीक है, उसके बाद गिडेंस द्वारा वैश्वीकरण के 4 आयामों के अतिरिक्त जी तेजड़ा ने किस 5वें आयाम का उल्लेख किया है? ए है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, बी है राजनीतिक वैश्वीकरण, सी है धार्मिक वैश्वीकरण और डी है आर्थिक वैश्वीकरण। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, यानी सांस्कृतिक वैश्वीकरण। फिर उसके बाद देखते हैं अपना 39वां क्वेश्चन। निर्भरता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है विकसित देशों द्वारा अपनी शर्तों पर निर्धन देशों से व्यापार, बी है आर्थिक साम्राज्यवाद, सी है पूंजीवादी व्यवस्था और डी है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी।
आगे देखते हैं, केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? यानी केंद्र परिधि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? ए है A.G. फ्रैंक, बी है नील स्मिलेंसर और डी डेनियल लर्नर और सी क्या है डेनियल लर्नर और डी क्या है गॉर्डन मार्शल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी A.G. फ्रैंक जो थे वो केंद्र परिधि का सिद्धांत जो था उसे उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी आपको इसमें समस्या समझ में आई हो उसके लिए ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।